अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरजे शुभा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट के ऊपर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया होगा, ना ही असफन अनियार को और मनसा को, जो कि मुझे मालूम है मैं गलत कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत याद किया। बहुत सारी आपकी शिकायतें आई हैं। रमशा ने मुझे इतनी शिकायतें लगाई हैं आप लोगों की कि आप लोगों ने उस बेचारी का इतना जीना महाल किया हुआ कि वो यूट्यूब से छुपती भी उससे इतनी वीडियोस बनाई है, मगर वो कहती मैं अपलोड नहीं करती क्योंकि आप लोग उसे अनसब्सक्राइब करने की धमकियां देने के तशना यार अपलोड नहीं किया। मतलब हद हो गई, आप लोग भूल गए। मैंने आपको एपिसोड नंबर 10 के अंदर कहा था कि मैं इस तारीख से लेकर एक हफ्ते के लिए पूरी गायब रहूंगी। मेरी अम्मी आ रही है और ये भी आपको मालूम था कि ये नावल पहले से नहीं लिखा हुआ, ताज़ा ताज़ा लिखते हैं हम लोग। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पूरा वीक के लिए जाना था। मैंने सबको इन्फॉर्म किया था, उसके बावजूद आप लोगों ने उस बेचारी बच्ची की नाक में दम किया। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। 11 को मैंने आने के लिए कहा था, मगर मुझे मालूम नहीं था अम्मी की टिकट 12 की हुई है, तो एक दिन मेरा और एक्सटेंड हो गया। तो ये सारी कहानी है। तो अब हम बातें नहीं करते, अब हम चलते हैं एपिसोड की जानिब। तशना यार, ये क्या है? उस अपने आगे रखे वाले शूज को बगौर देखा था जो सकीना ने उसे पहनने के लिए दिए थे। ये आपके लिए है, ये मेरे नहीं है। वो बाहर हॉल में मेरे शूज रखे, वो मुझे ला कर दो। मनसा का संजीदा लहजा सकीना को घबराने पर मजबूर कर रहा था, पर वो मजबूर थी। बीबी सर ने कहा है जब तक आप ये पहनकर बाहर नहीं आएंगे आप वापस अपने घर नहीं जा सकती। सकीना की फराटे भरती जबान को एकदम ब्रेक लगी थी। मनसा के सुर्ख होते चेहरे को देखकर, जिसने करवा घूट पीकर वो शूज पहने थे, वो सकीना की मयत में बाहर पोर्टिको तक आई थी, जहां वो बिगड़े हुए मिजाज के साथ काली जीन्स पर सफेद टी शर्ट पहने, जिससे सीने के साथ साथ वर्जिशी बाजू कंधों तक साफ आया थे। माथे पर बिखरे बाल, दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में फंसाए, वो सख्त सर्दी में भी लापरवाह से होलिये में गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंकने में मसरूफ था। मनसा को अपनी जानिब आता देखकर हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा, जो तेजी से 2-3 गाड़ियां छोड़कर अपने सिगरेट को बुझाते हुए गाड़ी के बोनेट पर रखी अपनी लेदर की जैकेट पहनते हुए उसकी सिमत वापस पलटा था। असफनिया ने बगौर उसे सर से पैरों तक देखा था, जो बिना किसी शॉल या स्वेटर के सर्दी में ठटा रही थी। मेरे रूम से मेरी जैकेट लेकर आओ, उसने मुलाजमा को मुखातिब किया था, जो तेजी से अंदर की जाने पड़ी थी। अगले ही लम्हे उसने एक गहरा सांस लेते हुए पूरे इस्तेकाक से उसका हाथ थामा था, जैसे किसी केटू को सर करने लगा हो, जो उससे कनी कतरा थी। मनसा चौकी थी असफनिया के हाथ थामने पर, जो अंदर कुछ देर पहले उसे जता रहा था कि उसे छूने का मतमनी नहीं, और अब उसे जाने कहाँ लेके जा रहा था। वो किसी दरिया के बहते पानी की तरह अपना रास्ता खुद ही बनाता जा रहा था, जो अपनी हैवी बाइक की जाने पड़ा था, जिसे देखकर मनसा के 14 तबक रोशन हुए थे। चलो बैठो। उसके चेहरे की कैफियत बहुत पुरसुकून थी, वो कोई तासुर देना नहीं चाहता था। ये क्या है? वो साइड से हेलमेट निकालते हुए उसकी आवाज पर पलटा था। बाइक? मुझे भी मालूम है, मगर मैं इस पर नहीं बैठूंगी। उसने झट इनकार किया था। अगर आपको वापस जाना है तो इसी पर बैठना पड़ेगा, अदरवाइज मैं चाहता ही नहीं कि आप यहाँ से जाए। उस शख्स की कुछ देर पहले की गई मेहरबानियों की एक्टिंग शायद खत्म हो गई थी, जो उसे रियायत देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। क्यों? ये इतनी सारी गाड़ियां डिस्प्ले के लिए रखी हैं? वो गोया भड़की थी, जो सकीना को आता देखकर लम्हे भर के लिए खामोश हुआ था। साहब, ये आपकी जैकेट। असफनन ने उसके हाथ से वो थामी थी। ये इतनी सारी गाड़ियां में से किसी काम की रही हैं जो तुम्हारी बीजान के घर तक नहीं जा सकती। उसने कसदन बीजान के घर कहा था, जो जैकेट को अपने चौड़े शाने पर रखे उससे कुछ सिद्धि सा, कुछ लाबाली सा लगा था। तो इसलिए मेरे पास इससे ज्यादा बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है। आंखों में शरारत लिए बोला, जो उसे घूर के रह गई। क्यों? उस दिन मेरी शान में आपने रक्षा मंगवाया था ना, उसे क्या प्रॉब्लम है? वो जहरखुंदा लहजे में बोली, उसे जताते हुए। लोग मनसा, तब में और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम्हें किसी के साथ भेजने के मैं उस वक्त भी हक में नहीं था, मगर उस वक्त मैं मजबूर था। वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था कि मैं तुम्हारे साथ रक्शे में बैठ के जाता। उस पर जाने क्यों वो मुस्कुरा दिया था। मगर मनसा मरूब होना नहीं चाहती थी, वो भी उस सूरत में जब तुम मुझ पर शक करती हो। वो बात को मजाक का रंग दे रहा था, जो एक मजबूत मर्द था, पर जाने क्यों वो मनसा मजीद को हर बात की क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो अब कौन सा मेरे अंदर सुर्खाब के पढ़ निकल आए? वो तिनक कर बोली। निकले तो है, अगर तुम एडमिट करो तो। वो चौंकी थी, जो यकीनन संजीदा नहीं था। कैसे? वो सपाट लहजे में बोली। बीवी होने के। वो उसकी गंभीर आवाज पर हैरान हुई थी। आखिर इस शख्स के कितने चेहरे थे? वो बिदकी थी लफ्ज बीवी कहने पर। बीवी नाम का दुमछल्ला आपने क्यों लगाया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।
वो उकताकर बोली थी, जिसे सुनकर असफन यार के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट छाई थी। वो जैसे महफूज हो रहा था। क्या मैं वो वजह जान सकता हूँ? उसकी जानिब पेश कदमी करने लगा जो यकदम पीछे हटी थी। आप मुझे डरा नहीं सकते, उसे धमका रही थी जो उसकी बात बात पर मुस्कुरा रहा था। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे डरो। वो उसे धुतकारने के दर पे थी जो उसे समेटने के लिए तैयार बैठा था। आपको खुद पर बहुत ज़म है ना? वो तरक कर बोली। ज़म नहीं है, खुद पे यकीन है। उसके अंदर बला का कॉन्फिडेंस था। मनसा को ये मानना ही पड़ा। लुक यंग लेडी, यू आर वेस्टिंग माई टाइम नाउ। अब सुबह से खुद भी अनकम्फर्टेबल और मैं भी थक गया हूँ। बेहतर है कि अंदर चल के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। उसने कोई बात को ख़त्म कर दिया था। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना, उसने खुलकर नफी की थी। ओके, चॉइस इज योर्स। अगर जाना है तो इस पर बैठना होगा, वरना अपने घर चलें। उसका इशारा अंदर की सिमत था जो नरम हुई जमीन पर अपने ब्रांडेड जॉगर्स से खोद रहा था। मनसा ने उसे लम्हे भर को देखा था, जिसके लिए इस रिश्ते को कबूल करना कितना आसान था। वो बेबसी की इंतहा पर थी। सब्र और आजमाइश का कड़ा इम्तिहान था उस वक्त उसके ऊपर। वो किसी भी तरह असफन यार के शिकंजे से बाहर निकलना चाहती थी, जो उसके लिए हर रास्ता बंद कर देना चाहता था। वो सोचकर रह गई। ठीक है, मैं चलूंगी। वो उसे मुकम्मल खफगी भरी नसों से घूरती हुई नज़दीक खड़ी उसकी हैवी बाइक की जाने पड़ी थी। उसके लिए यही माले गनीमत था कि वो किसी तरह से यहाँ से निकल सके। उससे पहले इसे पहनो। वो अपने कंधे पर रखी जैकेट को उसकी सिमत बढ़ाते हुए बोला। अब ये क्या नाटक है? उसने नापसंदीदगी से देखा था जो उसके नए हुक्म पर पेशिताब खा के रह गई थी, जिसकी असफन यार को परवाह न थी। अगर यहाँ से जाना है तो इसे पहनना होगा। वो शख्स उसका हमदर्द नहीं था, इस बात का उसे 100% यकीन था। तो फिर ये मेहरबानियाँ क्यों? नखरे नहीं उठा रहा, बेफिक्र रहो। फिलहाल तुम्हारी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उस स्टोन मैन को रंग बदलता देखकर कुछ खास हैरान न हुई थी। उसने खून के घूंट भरते असफन यार के हाथ से तकरीबन झपटने के अंदाज में जैकेट ली थी। अपना फेस उधर करें, उसने लटमार अंदाज में कहा। क्यों? असफन यार के माथे पर शिकने उभरी थी। क्योंकि मुझे ये जैकेट पहननी है, वो दांतों को पीसते हुए बोली। उसने लम्हे बार को मनसा को गहरी निगाहों से देखा था। उसे वो लड़की हर मोड़ पर हैरान करती थी, जो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद शर्म और हया का पेकर थी। उसने अपना रुख बदला था। मनसा ने एक लम्हे में दुपट्टा निकालकर जैकेट को तेज़ी से पहनकर सलीके से दुपट्टा वापस ओढ़ा था। चलें। वो उसके नज़दीक गई थी, जिसके चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी, जैसे मनसा ने जानने की जद्दोजहद की थी, मगर वो नाकाम हुई थी। जब असफन ने उसे हल्के से झटके के साथ जैकेट समेत खींचा था, जो किसी कच्ची डोर से बंधी उसकी सिमत खींचती चली गई थी। तुम्हें देखने के या तुम्हारे करीब आने की मुझे कोई जतन करने की ज़रूरत नहीं मनसा। असफन यार वली खान। उसने उसे खुद से मुंसलिक करके गुया जताया था। करने पर आऊँ तो कुछ भी नामुमकिन है मेरे लिए। तुम्हें क्या लगता है? उसकी सरगोशी में भी मनमानी थी, जो उसके हिसार में बेजान शय की तरह खड़ी थी। शायद मनसा के लफ्ज़ उसकी अना को धचका पहुँचा गए थे। उसे कभी अपनाइयत से तुम और कभी किसी अजनबी की तरह आप कह के मुखातिब करा था। मैं अगर नरमी पर माहिर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जहनी सुकून के लिए। उसका लहजा बहुत कुछ जता रहा था। मुँह से इस्तेकाक से हेलमेट पहनाते हुए उसकी बेल्ट बंद कर गया, जो उसे खाली खाली नज़रों से देख रही थी, जो हर गुजरते लम्हे के साथ उसे हैरान पर हैरान कर रहा था। असफन यार उसे बगौर देखते हुए अपनी गिरफ्त उसके गिर्द से आहिस्तगी से कमज़ोर की थी। नरमी से खुद से अलहदा करते हुए अपनी हैवी बाइक पर बैठा था। इस बार उसने उसे मुखातिब करने की अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराई थी, जो खुद में हिम्मत मुज्तमा करते हुए उसके साथ थोड़ा फासला बरकरार रखते हुए पीछे बैठी थी। बाइक का इंजन जैसे स्टार्ट हुआ था, मनसा ने उसकी जैकेट को घबरा कर अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ा था। असफन के लबों को मासूम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। ये कैसे चला रहे हैं आप? वो थोड़ा ज़ोर से बोली थी, जो बाइक को रेंगता हुआ अपने पैर से बाहर निकाल लाया था। ये ऐसे ही चलती है मोहतरमा, अपने होश तरह संभाल कर बैठे। उसने सर पीछे की जानिब करके उससे कहा था, जो कुशादा गलियों से निकालते ही अपनी हैवी बाइक को बड़ी सड़क पर लाया था, जैसे चंद सेकंड के लिए उसे ब्रेक लगाई थी। असफा ने बिना मनसा को समझने का मौका दिया। पूरे इस्तेकाक से उसका नाजुक यखबस्ता हाथ अपनी तहवील में लिए उसे अपने गिर्द लपेट गया।
मनसा का दिल गोया उछलकर हलक में आ गया। घबराहट के इम्तिजाज से 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। सारे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ने लगी, जो जी भरकर हैरान हुई थी उस शख्स की हठधर्मी पर। आखिर वो उसके करीब आने के इतने जतन क्यों करता था? इतनी कुर्बतों की तमन्ना तो शायद उस जैसे शख्स को थी ही ना। तो फिर क्या आगे उसकी सोच को कफल लगे थे। मुझे घूरने के बजाय होशो हवास में बैठी रही। मनसा ने चौंक कर उसकी चौड़ी पुष्ट को देखा था। क्या इस शख्स के पास तीसरी आंख भी थी? संत नाजुक की कोई कमी नहीं है मुझे, उसने गोया जताया था। आपका ख्याल नहीं रखा तो फिर कहेंगी मैंने जानबूझकर गिरा दिया, इसलिए आप इस नापसंदीदा इंसान को मजबूती से थामे रखें। सर्दियों की यखबस्ता रात में तेज़ रफ्तार हैवी बाइक ने मनसा के गोया होश गंवा दिए थे। वो सब कुछ भुलाए असफनन यार के गिर्द मजबूती से हाथ लपेटे अपना सर भी उसकी कमर पर टिका गई, जिसके डरो खौफ को वो अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने लम्हे भर के लिए उसके यखबस्ता हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखे उसे भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। जिनका पीछा करती गाड़ी में बैठी शख्सियत ने दूर तक उन्हें शोले बरसाती नज़रों से देखा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने ठीक बाइक को उसके घर के आगे ब्रेक लगाई थी। 45 मिनट का रास्ता उसने बामुश्किल 30 मिनट में पूरा किया था, जो कई लम्हों तक चकराते सर और सुन होते पैरों के साथ वैसे ही बैठी रही। मोहतरमा, आपकी अर्जी मंजिल आ गई है। अगर उतरने का दिल नहीं चाह रहा तो ये गुलाम आपको वापस ले जाए। वो असफनन की तंज़िया गुफ्तगू को बाखूबी समझ रही थी, तभी वो भड़क कर उतरी थी। जी नहीं, मुझे भी बैठने का कोई शौक़ नहीं। आपकी इस खटारा बाइक की वजह से मेरे पाँव सुन हो गए थे, वो सुलग कर बोली थी, जो शर्मिंदगी का शिकार थी। असफनन अपनी इतनी महंगी हैवी बाइक को खटारा सुनकर शौक हुआ था। मनसा तेज़ी से दरवाजे के नज़दीक गई थी, जिसे भट्टी ने जो अपने दरवाजे की दहलीज पर लाइट की लोड शेडिंग के दौरान बैठकर अपना वक्त गुजारता था, निहायत अचंभे से देखा था। सुनो, वो उसकी आवाज़ पर एकदम रुकी थी, पर पलटी ना थी, जो उसे मलाइमत भरी नज़रों से देख रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ आज की रात के लिए यहाँ छोड़ा। वो शायस्ता अंग्रेज़ी में बोला था। आपको कल हर हाल में घर वापस आना है। मनसा समझने से कासिर थी उसे। आखिर वो चाहता क्या था? वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उसकी बातों की नौयत को। वो शायद कोई उसे हुक्म दे रहा था, या कोई दरख्वास्त कर रहा था। मैं नहीं आऊँगी, उसने मनमानी की थी। आप मुझ पर धौंस नहीं जमा सकते। वो अपने घर के बाहर शेरनी बनी थी, जो उसके अंदाज पर अश कर उठा था। जिस चीज़ में तुम्हारी भलाई होगी, अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं धौंस जमाऊँगा। वो उखड़ लहजे में बोला। मज़ीद मैं इस बात के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊँगा, मगर कल ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। मैं तुम्हें यहाँ किसी भी सूरत में नहीं रहने दूँगा। उसकी सर्द आवाज़ में छुपी चट्टानों से सख्ती का मनसा को भरपूर अंदाज़ा था। जब भी वो बददिल होकर पलटी थी, और जब तक वहाँ खड़ा रहा, जब तक वो अंदर दाखिल ना हो गई। असफन यार अपनी हैवी बाइक को तेज़ी से मेन सड़क तक लाया था, जहाँ मीर बख्श और उसके गार्ड्स पहले से उसके इंतज़ार में खड़े थे। उसने बाइक की चाबी गार्ड के सिम तो छा ली थी, जो बड़े क्रोफर से अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर मीर के बराबर में बैठा था। मगर जाने क्यों इस वक्त उसे ऐसे महसूस हुआ था जैसे वो अपनी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठा था मनसा को वहाँ छोड़कर। वो अजीब सी बेचैनी का शिकार हुआ था, जैसे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ यहाँ इस वक्त छोड़ कर जा रहा था। मगर वह क्या चीज़ थी, वो उसे समझने से कासिर था, या शायद समझना ही नहीं चाहता था। उसकी भीगी सी आंखें जहन के पर्दे में समा गई थी। वो इन्हीं ख्यालों में उलझता रहा, जब ही मीर की आवाज़ पर वो चौंका था। सर जी, जब आप बेबी को लेकर इधर आ रहे थे तो रास्ते में एक मशकूक गाड़ी आपको फॉलो कर रही थी। उसके वजी चेहरे पर सोच की परछाइयाँ उभरी थी। कौन था वो? वो ड्राइविंग करते हुए मीर बख्श को सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला। सर, हमने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा वो कौन था। मीर बख्श की आवाज़ पर इसमुनियार वली खान ने सर हिलाया था। फिर भी तुम अवेयर रहो, मनसा की मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो बेतासुर लहजे में बोला। मुझे कोई भी फजूल इंसान उसके इर्द गिर्द में नहीं चाहिए। उसे सिगरेट सुलगाते हुए अपने लबों से लगाई थी, जिसका इशारा फलक और साथ की जानिब था। जी सर। मुझे समझ नहीं आती निशा,
वैसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? और चुपचाप से तख्त पर लेटी निशा से शाइस्ता अंग्रेजी में अपने दिल का बोझ उतार लेने के बाद उसे अपना आप कुछ हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा था, जो अगली सुबह सूरज के तुलू होते रुखसार के घर में आ धमकी थी। यही बात मैं सोच रही हूँ। उस सड़े मिजाज इंसान को देखकर लगता नहीं कि उसे तुमसे कुछ तूफानी किस्म का इश्क हो गया। तो फिर क्या वजह हो सकती है? मुझे जानने का इश्तियाक हो रहा है। ले देखकर मेरे पास एक ही वजह बचती है कि वो ये सारे स्टेप्स अपने बच्चे के लिए उठा रहा है। उसने अंदाज़ा लगाया था, मगर उस जैसे इंसान के लिए इस बात की इतनी अहमियत क्यों? वो करवट के बल लेटी सफ़ेद चादर के सितार पर उंगलियों से मकड़ी का जाल बना रही थी, जैसे दुनिया की सारी खामियां सिर्फ शायद असर यार वली खान में ही देखती थी। मेरे ख्याल से मनसा हमें बीजी को थोड़ी बहुत बात ये बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में आज तुम्हें लेने के लिए आ गया तो उस वक्त भी तो बीजी को शौक लगेगा। तो बेहतर नहीं कि मैंने पहले से थोड़ा सा बता दे। वो चाय में बाकर खाने को दबोकर खाते हुए बोली। नहीं, फिलहाल बीजी को मैं नहीं बता सकती। मनसा ने उठने की कोशिश की थी, जो कल रात से बुखार के बायस नकासी महसूस करी थी। उसका खून जोश के मारे उबलने को था। वो गुस्से से लाल पीली हुई सीधी होकर बैठी थी। लोग मनसा, मैंने बहुत सोच समझने के बाद इस बात का कंक्लूजन निकाला है कि अगर हम इस सारे केस में वो इंसिडेंट छोड़ के बाकी सब कुछ खुली आंखों से देखें तो मुझे कहीं ना कहीं वो बंदा ठीक लगता है। उसने कहीं ना कहीं ये निकाह करके मेरे थोड़े बहुत से डाउट्स को क्लियर किया है। शायद वो इतना बुरा भी नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। मनसा ने निशा को घूरा था, जो मुस्कुराई थी। तुम उसकी हिमायत मत करो। मनसा ने गुस्से को जब्त करते हुए बोला, मैं उसकी फेवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी बातों को एनालाइज कर रही हूँ। उसके माथे पर उलझनों के जाल बिछे हुए थे, जिन्हें सुलझाने के लिए वो खुद भी उलझ कर रह गई थी। तब तुम क्या चाहती हो? मालूम नहीं। उसने गहरा सांस लिया था। ओके, तुम छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ, दवाई खाई थी? कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। चलो फिर बाहर चलते हैं खुली हवा में। बिलाल बेचारा कब से बाहर गाड़ी में बैठा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। उससे भी चल के कुछ मशवरा करते हैं। नहीं निशा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं भी जाने को। निशा देख सकती थी मनसा को इस वक्त वो किस कदर बेचैनी का शिकार थी, पर वो मजबूर थी जो मनसा के लिए कुछ भी ना कर सकती थी। तो मेरा वैसे एक काम कर दो निशा, मुझे किसी भी तरह से मेरा पासपोर्ट और मेरे रूम में से मेरी कुछ ज्वेलरी है वो मुझे ला कर दे दो, ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ तक उस शख्स की पहुँच ना हो मुझ तक। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे अफसरदा से निशा को शिकस्त खोरदा से लगी। तुम परेशान मत हो, आज ही तुम्हें बिलाल के हाथ भिजवा दूंगी, मगर तुम पैसे कैसे मैनेज करोगी? निशा ने उसे सवालिया निगाहों से देखा था। मेरे रूम में लॉकर में मामा के काफ़ी सारे जेवरात रखे हुए हैं। पहले सोचा था अगर बीजी के लिए कहीं से पैसों का कुछ बंदोबस्त ना हो सका तो उन्हें भेज दूंगी, मगर अब तुम आ गई हो तो मुझे उनकी कोई परेशानी नहीं रही। ताबू उनके लिए इतना तो कर ही देंगे। मगर मैं फिर भी कहूँ कि जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लो मन्नू, जो तुम्हारे लिए बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी मेरी ज़िंदगी में निशा? इससे ज़्यादा बेहतरीन अब मेरे पास कोई और हल नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। ठीक है, फिर तुम तैयारी पकड़ो, मगर जाओगी कहाँ? उसने मनसा के झुके हुए सर को देखकर दरियाफ्त किया था। जिस मुल्क का भी ऑन अराइवल वीज़ा होगा वहीं जाऊँगी, वो पुरसुकून अंदाज में बोली थी, जैसे वो फैसला कर चुकी थी पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ कर जाने के लिए। निशा क्या कह रही थी, उसके दिल में क्या था, वो नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि उसे असफनन यार वली खान से कहीं दूर जाना था, बहुत दूर, जहाँ से उसकी परछाई तक ना मिल सके। मगर वो शायद गलत थी। इस तूफ़ान के नबर आसमां होने की, जो शायद उसे खुद के साथ बहा ले जाने की ताकत रखता था। सब आज मेरे पैरों में मालूम नहीं कैसी दर्द हो रही है, तो ज़रा मनसा के साथ जाकर थोड़ी सब्जियाँ ले आ। इसी बहाने बच्ची भी हमारा हफ्ता बाजार देख लेगी। फ्रेम में कपड़ा लगाती सबा का बेसाख्ता कहकर निकला था। अम्मा, पता हफ्ता बाजार भी कोई दिखाने वाली जगह है? आप मुझे कहें कि डॉलमेन मॉल दिखा दो या एट्रियम मॉल, तो भी मैं मानूँ, मतलब कुछ भी। हद हो गई मेरी भोली माँ। वो महाराज से जंजीरी टांके से फूल बनाती ही बोली। हाय अल्लाह, इसमें क्या हो गया? भला हफ्ता बाजार को तुम कोई हल्की जगह ले रही हो? कोई ढूंढ के तो दिखाया इससे सा बाजार। सबा ने अपनी शोबाज माँ को देखा था। हाँ जी, उस जैसे बाजार की कोई मिसाल ही नहीं है, जहाँ एक पाँव नीचे रखा था, दूसरा पाँव पहाड़ के ऊपर। औरतों और मर्दों के धक्के ऐसे जैसे कोई जबान में मसाज हो रही हो। सबा अपनी बात कह के अंदर की जाने भागी थी, जैसे रुखसार की चप्पल गूगल सर्च के जवाब से भी पहले लगी थी, यानी भरपूर तेज। जुल्म खुदा का।
आजकल की नालायक लड़कियों को क्या कहे बंदा, बड़ों की बात का पहरा देना आता ही नहीं। आंटी अब छोड़े उसे, मैं उसके साथ जाकर ले आती हूँ। आपको जो जो चीज़ें चाहिए मुझे बता दें। फिर कुछ ही देर में वो सबा के साथ हफ्ता बाजार के लिए घर से पैदल ही निकल आई थी, जो चंद कलियाँ छोड़कर एक खुले मैदान में शामियानों के नीचे लगा हुआ था। यहाँ कच्ची ज़मीन होने के बाइस उसे चलने में दुश्वारी हो रही थी। उसने सबा की बात से इत्तफाक किया था, जो एक पाँव अगर हमवार ज़मीन पर रख रही थी तो दूसरा कदरे ऊंचाई पर। कुछ ही देर में औरतों के जमे गफ़ीर में घबरा सी गई थी। सबा किसी बड़ी बहन की तरह उसका हाथ मजबूती से थामे उसे मुख्तलिफ स्टॉल सिखाने लगी, जैसे उसका हाथ छोड़ने पर वो कहीं गुम ना हो जाए। बंसा के लिए वहाँ काफ़ी कुछ दिलचस्प चीज़ें थीं, मगर जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तंग करी थी वो था औरतों का धक्के मार के चलना, जिससे वो कोफ्त का शिकार हो रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों ने हफ्ते भर की सब्जियां और कुछ ज़रूरी मसाला जात की ख़रीदारी कर ली थी। वो मसरूफ़ से अंदाज में अपने ऑफिस में बैठा इम्पोर्टेड फाइल को हाईलाइटर के ज़रिए पॉइंट आउट कर रहा था। वो साथ ही साथ टेबल से अपना कीमती मोबाइल उठाए कान और कंधे के दरमियान रखे किसी से बात करने में मसरूफ़ था, जो आज हल्के आसमानी रंग के सूट में सफ़ेद शर्ट पहने किसी तुर्क ड्रामे का हीरो लग रहा था। वो कुछ ही देर में फ़ोन से फारिग होकर सरसरी सी नज़र मीर बख्श पर डाली थी, जो कुछ कहना चाहता था मगर कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ कहना चाहते हो बख्श? वो अपनी फाइल पे झुका मसरूफ़ से अंदाज में बोला, जिसने मीर बख्श की मुश्किल आसान की थी। जी सर। बोलो सर। गुस्ताखी माफ़, वो बीबी के बारे में है। उसकी आवाज़ में घबराहट शामिल थी, जिसे सुनकर असफर यार ने हाथ में थामा हाईलाइटर टेबल पर रखा था। उसकी दिलचस्पी अपने काम से ख़त्म हुई थी। और हैपन? वो ठीक है? परेशानी उसके चेहरे से झलकी थी। सर वो मैडम इस वक्त बाज़ार में है। तो उसने मीर बख्श को अचंभे से देखा। उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? गाज उसके साथ है ना? उसे सवालिया नज़र से मीर बख्श को देखा था। जी सर, उनसे थोड़े फासले पर ही, मगर वो जिस बाज़ार में गई वो कोई आम बाज़ार नहीं है उनके लिए। मतलब खुलकर बात करो मीर बख्श। असफर यार वली खान के माथे पर बलों का इजाफा हुआ था, जिसने ऐप सुकेड़ के मीर बख्श को देखा था। जिसने गार्ड्स की ज़बानी सुनी सारी बातें उसे बताता चला गया कि किस तरह वो औरतों के जमे गफ़ीर में खरीदारी करने में मसरूफ़ है। जिसे सुनकर असफर यार वली खान के वजी चेहरे से नरमी किसी भाप की मानंद उड़ी थी। गार्ड को वीडियो कॉल करो अभी, दिखाओ मुझे उसे कहाँ है वो नाबी लबों को सबसे पीछे बोला। जी सर। असफर यार ने सीट की पुश से अपनी कमर टिकाई थी। वो टाई की नॉट को ढीला करते हुए बज़ाहिर रिलैक्स से अंदाज में बैठा था, मगर उसके बरक्स वो परेशान हुआ था। सर ये रफ़ीक। मीर बख्श ने वीडियो कॉल मिलाकर असफर यार वली खान की जानिब बढ़ाई थी, जहाँ वो कैमरा ऑफ किया मंसा को देखकर गुस्से से खोल उठा था, जिसके नाजुक हाथों में सामान से लदे 2 शॉपिंग बैग्स थे, जो दिखने में उसे काफ़ी भारी लग रहे थे। उसके हाथ से सामान पकड़ो फ़ौरन। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी थी। खबरदार, जो तुम लोगों के होते हुए उसने कोई भी वज़न उठाया तो, वरना ये हाथ नहीं बचेंगे। जी सर। रफ़ीक की घबराई आवाज़ फ़ोन पर निकली थी। सामान लो उससे, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। यस सर। बेबी ये सामान मुझे दे दीजिए। मंसा सबा असले से लेस काली वर्दी में गार्ड को देखकर घबराई थी, जो अचानक भीड़ में उनके सामने नमूदार हुआ था। अभी मंसा उसे पहचानने की कोशिश ही करी थी, तभी सबा उसके सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हुई थी। खबरदार, जो तुमने हमारी सब्जी चोरी करने की कोशिश की। सुन खुदा का, इतने बड़े होकर सब्जी चोरी करते हो? गार्ड का मुंह हैरत के मारे खुल गया था, जो लड़की दिन दहाड़े उस पर सब्जी चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। इर्द गिर्द में खड़ी औरतें भी उनकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। मैडम सर की सख्ती से ऑर्डर है, आप ये शॉपिंग बैग्स नहीं उठा सकती। आप काइंडली ये हमें दे दीजिए, हम आपके घर तक इन्हें हिफाजत से पहुंचा देंगे। मंसा को समझने में देर नहीं लगी थी कि किसके पीछे हुए गार्ड्स थे। देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, यह हमारी सब्जी है, हमने बहुत मेहनतों से इकट्ठा किया। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम यहाँ के इंतज़ामिया को तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। सबा एक बार फिर बोली थी, मगर कैमरे की आंख से मंसा को धक्का लगता देखकर असफर यार वली खान का खून खौल उठा था, जो एक जगह सीधी होकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज सब इसी बाजार में उमड़ आए थे। उसे कवर करो रफ़ीक, धक्के लग रहे उसे। असफर यार वली खान की सर्द सी आवाज़ फ़ोन पर उभरी थी। जी सर। खरोंच में नहीं आनी चाहिए उसे, वो धाड़ा था, जो मुतफक्कर हुआ था मंसा के लिए। जी सर। कुछ ही लम्हों में मंसा और सबा के गिर्द 3 गार्ड्स ने घेराव किया था, जिन्हें इर्द गिर्द में खड़ी औरतों में खौफ हरास फैला था, जो शायद उन्हें कोई अगवाकार समझ रही थी। मंसा को बखूबी अंदाज़ा हो गया था वो इस वक्त असफर यार वली खान की हिफाजत में चल रही थी, जो उसे ज़माने के सर्द गर्म थपेड़ों से बचाने के लिए हर तरह के इकदाम कर रहा था।
मैम आप अपना सामान मुझे दे दीजिए। रफ़ीक ने एक बार फिर मनसा से इल्तिजा की थी, जो शायद उनके मालिक की तरह बेइंतहा ज़िद्दी थी। अपने मालिक से कहो मुझे आपकी किसी भी तरह की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। चलो सबा। वो गार्ड्स को नज़रअंदाज की सबा से बोली। उसके हाथ शायद असफन यार वली खान की दुखती रग लग गई थी। वो अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक कर देना चाहती थी। पास हर माई फ़ोन, उजब से बोला था। मैडम ये सर से बात कर लें। गार्ड ने अदब से मनसा की जानिब फ़ोन बढ़ाया था, जिसे उसने लेने से इनकार किया था। गार्ड उन दोनों के दरमियान में गनचक्कर बना हुआ था। अगर एक शेर था तो दूसरा सफ़ा शेर। उनसे कहो कि अगर आपने इस फ़ोन पर मुझसे बात नहीं की तो अगले 5 मिनट बाद मैं यहाँ पर मौजूद हूँगा। उसे सख्त सबकी सी महसूस हुई थी मनसा का गार्ड के सामने इनकार करने से, मगर फ़िलहाल वो मजबूर था उसके आगे, जिसके सामने असफन यार वली खान की धमकी काम कर गई थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? उसने टेबल पर रखी सिगरेट निकालकर सुलगाई थी। वो तल्खी से बोला, क्या चाहती हो तुम? सब काम छोड़ के तुम्हारी प्रोटेक्शन में लग रहा हूँ। वो उलझा था, मगर उस पर भड़का नहीं। वो हत्तल इम्कान अपने लहजे पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। ये सारा सामान गार्ड्स को दो और शराफत से वापस जाओ यहाँ से। वो सिगरेट का कश लेते हुए बोला, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वो अपने गुस्से को दबाकर बहुत पुरसुकून अंदाज में बोला, मुझे आपकी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो उसकी ऑफ़र को रद्द करते हुए बोली, जिसको इस वक्त अशद उसकी ज़रूरत थी, मगर वो महज उसे सताने के लिए बोली, ठीक है मैं आ रहा हूँ, अब रूबरू ही बात होगी। उसकी आवाज़ में कोई लचक न थी, जैसे वो अटल लहजे में बोला था। कहाँ आ रहे हैं आप? वो चौंकते हुए बोली, तुम्हें पिक करने। वो संजीदगी से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पिक करने की। उसने नफ़ी की थी, जब तुम ड्राइवर के साथ जाना पसंद नहीं करोगी तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही हुआ कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। उसने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसे एस्ट्रे में मसला था, जो उसे जिच कर रहा था। आखिर आप हर काम धमकी के बल पर क्यों करवाते हैं? नज़दीक खड़ी सबा मनसा की बातों को समझने की कोशिश करी थी, जो उसके सर से गुजरी थी, क्योंकि आप मेरी बात सीधी तरह से सुनती नहीं। एक दबी दबी सी सरगोशी थी उसके कान के नज़दीक इस हजूम में, जिसने कहकर कॉल को मुनक़ता किया था। मनसा एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई थी। उसने जल्दबाजी में एक फ़ैसला लिया था, ये पकड़ो सामान और चलो गाड़ी में। मनसा ने शॉपिंग बैग्स गार्ड्स के सिम बढ़ाकर सबा का हाथ थामा था। वो खामोशी से उनकी तकलीद में गाड़ी तक गई थी, जिनकी गाड़ी में बैठती असफर अनयार को रफ़ीक ने मैसेज किया था, जो ये जानता था कि मनसा ये कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उस तक पहुँचे। इसीलिए उसने मनसा से ये कहा था कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है। मैसेज पढ़कर वो एक बार फिर अपने काम को तसल्ली से करने लगा। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई थी, अंदर बैठे दीगर अफराद को देखकर वो चौंकी थी, ख़ास करके कुर्सी पर बैठे उस शख्स को देखकर जो शायद उसके बाबा थे। उसे ये गुमान हुआ था कि वो कोई ख्वाब देख रही है, जहाँ उसके प्यारे बाबा उसकी जानिब मुतवज्जह होते, कमज़ोर से, आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के बालों की चांदी, जिन्हें वो कभी सफ़ेद होने न दिया करते थे। आज उन आंखों में एहसास नदामत से भर जाने वाले आंसुओं को साकित हुए मनसा ने बड़े गौर से देखा था। मन्नू, अपने बाबा को माफ़ नहीं करोगे? मजीद साहब की आवाज़ ने गोया उसके साकित हुए जिसम में जान भरती थी। वो भागती हुई उनके सीने में समाई थी। आपने इतनी देर कर दिया आने में बाबा। आपकी मनसा के पास कुछ भी नहीं बचा, वो बर्बाद हो गई। मजीद साहब की आंखें मनसा की बेबहा तकलीफ़ों पर अश्क बार थी। वो उसे सीने में भीजे खुद भी रो रहे थे, जो उसे कोई दिलासा नहीं दे सकते थे। वो खुद पशेमान थे अपनी गलतियों के ऊपर, जो अपनी बेटी पर भरोसा न कर सकी। उनके अंदर इस वक्त कितनी तोड़ फोड़ थी, ये शायद ही कोई मजीद साहब से पूछ सकता। मुझे माफ़ कर दी मेरी बच्ची, मैं अपने बदनसीब बाप को माफ़ कर दी। मनसा की आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ ढवा थी, जिनके ज़मीर को बड़ी वहशतनाक अंदाज में मनसा की हालत ने झंझोड़ा था। आप माफ़ी मत मांगे बाबा, ये एक आजमाइश थी मेरे लिए शायद। वह मस्जिद साहब के झुर्रियों सदा हाथों को चूमते हुए बोली, आप वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो अपने दुपट्टे से उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, मेरे साथ घर वापस चलो मनसा। इस सारे वक्त में उसने कमरे में एक तायराना निगाह डाली थी, जहाँ सबा, रुखसार, बीजा, निशा और बिलाल के अलावा कोई ना था। मामा नहीं आई। उसने महनाज की गैर मौजूदगी को महसूस किया था, यानी उनके जज्बात हनूज सर्द जामिद थे। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसीलिए, और उनकी आंखें ज़बान का साथ नहीं दे रही थी, जो कल से मनसा की वापसी का सुनकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था वो जानबूझकर नहीं आई थी।
बाज़ औक़ात बड़ों की गई छोटी छोटी सी गलतियों का खमियाजा हमारे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे उस वक्त अपनी बेटी की बातों को सुनना चाहिए था। कुछ देर बाद मजीद साहब की आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। जो हिचकियाँ नीति मनसा को देखकर बोले थे। उनका लहजा भरा आया था, आंखें अपदीदा हुई थी। अपने माथे पर लगे इस पतनुमा दाग को मासूम होता देखकर वो तसबसब का शिकार थी। इस सब में कोई उससे पूछता कि उसकी क्या हालत थी, उसके अंदर कितनी तोड़ फोड़ की थी, इस सारे अरसे में उसने कितने दुख झेले थे। वो आंसुओं की कड़वाहट हलक में उंडेल कर मुस्कुराई थी। मजीद साहब के दिल को कुछ हुआ था। वो एक बार फिर उसे खुद में भींच गई थी। तुम्हें अपने बाप से नफरत हो गई होगी ना मन्नू? मैंने कभी भी आपसे सबसे नफरत नहीं की बाबा, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा गलत काम ज़रूर करता है जो बाद में लामतनाई पछतावों से ढल जाता है। इसलिए मैंने सबको माफ़ किया। मुतल हो रही थी फल्क और महनाज बेगम के बारे में सोचकर। मनसा की कमरे में सिसकियाँ गूंज रही थी। उन सब के दरमियान उसके लिए उसके बाबा किसी सायादार शजरे की तरह थे जो उसे हर गर्म और सर्द हवा से छुपा कर रखते थे। कितना सुकून मिला था उसे अपने पापा के पास आ जाने से, जो रुखसार बेगम का शुक्रिया अदा करे थे। वो अनदेखी जंजीरों से आज़ाद हो गई थी। वो बीजान निशा, बिलाल और अपने प्यारे बाबा के साथ वापस रखते सफ़र बांध गई थी। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ। छोटी होगी मगर होगी ज़रूर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।